स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में तेलंगाना सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो इसमें डिपार्टमेंट और जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर किया जाएगा और इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, पीएसए के लिए, पोस्टमैन या फिर एमटीएस के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। इन युगल सुरक्षा मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन। युगल सुरक्षा में बड़े पॉलिसी धारक की अधिकतम आयु कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स या फिर 55 ईयर्स। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब युगल सुरक्षा जो होती है केवल पीएलआई में उपलब्ध होती है, आरपीएलआई में ये वाली पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी। युगल सुरक्षा में क्या होता है कि जो पति और पत्नी होते हैं उनमें से एक पीएलआई पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, अगर ये वाली युगल सुरक्षा पॉलिसी ली जाती है तो एक ही सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों की लाइफ को कवर किया जाता है, दोनों को इंश्योरेंस दी जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों में से एक जो है वो पीएलआई पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दूसरी बात, जो पति और पत्नी है उनकी आयु जो है 21 टू 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब जो एल्डर पॉलिसी होल्डर है उसकी अधिकतम आयु 45 ईयर्स हो सकती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? चेक स्लिप्स आर डिजाइंड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिससेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल रोंगली इंक्लूडेड इन अ लेवल्ड बंडल। जांच पर्ची जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है कि जो लेवल बंडल बनाया जाता है उसमें अगर कोई भी डाक वस्तु गलती से शामिल कर दी जाती है तो उसमें किसी की जिम्मेदारी निश्चित इसके माध्यम से की जाती है। अब जब भी कोई लेवल्ड बंडल बनाया जाता है तो उसके ऊपर चेक स्लिप बांधी जाती है। चेक स्लिप में क्या रहता है, उस लेवल्ड बंडल को बनाने वाले अधिकारी के विवरण रहते हैं। तो उस लेवल्ड बंडल में जो भी आर्टिकल गलती से शामिल किया जाएगा तो उस गलती के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिसके विवरण उस जांच पर्ची के ऊपर शामिल होंगे। लेवल्ड बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद द चेक स्लिप एट द टॉप। लेवल्ड बंडल पत्र डाक की उन गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह होता है जिसमें पते वाले भाग ऊपर की तरफ रखे जाते हैं और जिसे जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह से बांधा जाता है। तो लेवल्ड बंडल की डेफिनेशन ये बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फॉर्म M26A इज यूज्ड फॉर। तो फॉर्म M26A जो है किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। ट्रायल कार्ड, क्या आजमाइश कार्ड जिसे कहा जाता है, जिसके बारे में वॉल्यूम 5 में हम करते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प इंस्टेड ऑफ सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड ऑन एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन बाय द पोस्ट ऑफिस। सेवा टिकट की बजाय अगर साधारण डाक टिकट का उपयोग किसी भी आधिकारिक डाक लेख के ऊपर किया जाता है तो उस डाक वस्तु को डाक घर के द्वारा किस रूप में मान्यता दी जाएगी? प्राइवेट पोस्टल आर्टिकल के रूप में, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में, बोथ एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो जब भी कोई आधिकारिक डाक वस्तु भेजी जाती है तो उसके ऊपर आपको सर्विस स्टैंप्स का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के द्वारा उसके ऊपर जो ऑर्डिनरी स्टैंप्स होती हैं, साधारण डाक टिकट होते हैं, उनका उपयोग कर दिया जाता है तब भी उस डाक वस्तु को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन जो आपके पास ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का हेड होता है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जहां से उस डाक वस्तु को पोस्ट किया जा रहा है, उस कार्यालय का जो भी इंचार्ज होता है वो उस डाक वस्तु को पोस्ट करने वाले अधिकारी के ध्यान में इस चीज़ को लाता है कि आपने सर्विस स्टैंप्स की बजाय साधारण डाक टिकटों का उपयोग किया है। और अगर वो बार बार ऐसा करते हैं तो सीपीएमजी को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर इशूड बाई सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। अधीक्षक आरएमएस द्वारा छंटाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करते हुए कौन से आदेश जारी किए जाते हैं? ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, टीवी ऑर्डर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ए ऑर्डर जो होते हैं सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके संबंध में जारी किए जाते हैं? जब भी छंटाई सूचियों में कोई परिवर्तन करना हो तो उसके संबंध में ए ऑर्डर को जारी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई को कब पेश किया गया था? तो 24 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग जर्नल रूल्स एज टू पोस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोस्टिंग के सामान्य नियमों के संबंध में सही है? क्लोज नंबर 16 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद सीलिंग, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो क्लोज नंबर 16 है वो किससे संबंधित है? सीलिंग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्लोज नंबर 18 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, गलत है। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स आपके पास कौन से क्लोज में आ जाते हैं? क्लोज नंबर 17 में आ जाते हैं, तो ये वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो उसमें सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फर्स्ट ओनली करेक्ट, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ आरपीएलआई पॉलिसी 10 इयर्स आरपीएलआई ग्राम प्रिया, आरपीएलआई पॉलिसी में 10 वर्षीय जो ग्रामीण आरपीएलआई होती है जिसे क्या कहा जाता है? ग्राम प्रिया कहा जाता है, उसके मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया, सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड आफ्टर 4 years 20%, आफ्टर 7 years 20% एंड आफ्टर 10 years 60% विद अकड़ बोनस। सर्वाइवल बेनिफिट का भुगतान 4 वर्ष पूरे होने के बाद 20%, 7 वर्ष पूरे होने के बाद 20% और 10 वर्ष पूरे होने के बाद 60% अर्जित बोनस के साथ दिया जाता है। अब जो 10 वर्षीय आरपीएलआई होती है ग्राम प्रिया जिसे कहा जाता है, इसमें क्या दिए जाते हैं? आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, समय समय पर आपको रिटर्न्स दी जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोलेंगे 4 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे 20% दिया जाएगा, 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर से आपको 20% दिया जाएगा और जो 60% बच जाएगा वो आपको बोनस के साथ 10 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा, यानी कि 60% प्लस बोनस आपको 10 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। आरपीएलआई जो होती है 10 वर्षीय जिसे ग्राम प्रिया कहा जाता है, उसमें सर्वाइवल बेनिफिट इसी तरह से दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड ₹10,000 एंड मैक्सिमम ₹10 लाख। अब इसमें जो न्यूनतम बीमित राशि है वो 10,000 रुपये है और मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए के लिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री इज 25 एंड 45 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है क्रमशः 25 और 45 ईयर्स है। इंश्योरेंट कैन बी लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स। बीमाकर्ता का 10 वर्षों तक बीमित राशि की सीमा के लिए बीमा कवर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी वाली जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें जो एज रहती है वो 20 to 45 ईयर्स में रहती है। ठीक है, तो इसमें ये गलत दे रखी है, तो सही आंसर इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? फर्स्ट है आपके पास, बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट आर डिलीवर्ड एट डोर स्टेप। बिजनेस पार्सल जो खेप है वो घर पर वितरित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर बिजनेस पार्सल कोई भी भेजा जाता है तो उसका वितरण जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर किया जाएगा। कंपल्सरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट। बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट के लिए बीमा का अनिवार्य कवरेज आवश्यक है। गलत पॉइंट है, इसमें आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पहले डिलीवरी जो है वो डोर स्टेप पे की जाएगी, पिकअप की सुविधा इसमें मिल जाती है, इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाती है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। वॉल्यूम वेस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सीओडी सर्विस का लाभ भी इसके माध्यम से उठाया जा सकता है। तो हमें क्या बताना है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ऑप्शन आपके पास सही है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द रेट ऑफ पेनल्टी दैट वुड बी इम्पोज्ड ऑन बीएनपीएल कस्टमर इन केस ही फेल्स टू मेक पेमेंट बाय द ड्यू डेट इज। देय तिथि तक भुगतान करने में विफल रहने पर बीएनपीएल ग्राहक पर लगने वाला जो जुर्माना है वो क्या है? 12% पर एनुम, 6% पर एनुम, 10% पर एनुम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बीएनपीएल में क्या रहता है? बुक नो पे लेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बुक नो पे लेटर में क्या होता है कि आप आर्टिकल्स को अभी अगर बुक करते हैं तो उसके लिए जो बिल है उसका भुगतान बाद में किया जाता है। अब बीएनपीएल में जो बिल होता है वो मंथली बेसिस के ऊपर तैयार किया जाता है, यानी कि 1 महीने की आप जो भी पोस्टिंग करते हैं 1 तारीख से लेके महीने के लास्ट दिन तक, उसके लिए जो बिल होता है वो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा अगले महीने की 7 तारीख को भेजा जाता है सेंडर को। अब सेंडर को भेजा जाएगा तो
सेंडर को बिल की प्राप्ति जब हो जाएगी, यानी कि अगले महीने की 7 तारीख को जब उसे बिल भेजा जाएगा, तो उसी महीने के लास्ट दिन से पहले या लास्ट दिन तक उसे उस बिल का भुगतान करना होता है। लेकिन अगर वो बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 12% पर एनुम के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 1 माई स्टैम्प शुड कंटेन्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स। एक माई स्टैम्प में कितने डाक टिकट होते हैं? 8, 12, 6 या फिर 10। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। एक माई स्टैम्प शीट जब बनवाई जाती है 300 रुपये इसकी कॉस्ट रहती है, ठीक है। और इसमें जो टोटल स्टैम्प्स रहती हैं कितनी रहती हैं? 12। अगर आपसे पूछा जाए जो वैल्यू रहती है स्टैम्प की, फेस वैल्यू कितनी रहती है, यानी कि एक डाक टिकट का जो मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा? 5 रुपये का रहेगा। लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज़ है। तो इस तरह से ये रहती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सपैंड एफटीएल विद रिगार्ड टू लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट के संबंध में एफटीएल का विस्तार करें, क्योंकि इसमें आप पार्सल के माध्यम से अपना सामान भेजते हैं। तो इसमें एफटीएल और एलटीएल दो ऑप्शन आपके पास, दो ऑप्शंस रहती हैं। तो उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफटीएल की बात करें फुल ट्रक लोड, इसकी सही ऑप्शन आ जाएगी। और एलटीएल की बात करें लेस देन अ ट्रक लोड, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टोल फ्री नंबर फॉर आईपीपीवी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आईपीपीवी उत्पादों और सेवाओं के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? तो 155-299 है। 13th की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। आगे चलते हैं। एक्सपैंड स्पर्श विद रिगार्ड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग के संबंध में स्पर्श का विस्तार करें। तो स्पर्श जो है, ठीक है, तो यहाँ पे दीनदयाल स्पर्श योजना जो एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को क्या दी जाती है? छात्रवृत्ति जाती है उनको। तो इसमें जो आपके पास स्पर्श आता है वर्ड, उसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। और इसमें दी जाने वाली छात्रवृत्ति की बात करें, क्या छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप जो दी जाती है तो वो 6000 पर एनुम के हिसाब से दी जाती है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से दी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सीओडी सर्विस जो है वो किसके लिए उपलब्ध होती है? माई स्टैम्प के लिए, लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, ई पोस्ट या फिर बिजनेस पार्सल के लिए। तो कैश ऑन डिलीवरी वाली सर्विस जो है वो एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, बिजनेस पार्सल। For the purpose of administration, the entire country has been divided into how many postal circles? तो प्रशासन के उद्देश्य से पूरे देश को कितने डाक सर्कलों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 23 डाक सर्कल्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 डिफाइन कैंप कोरस्पोंडेंस। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का कौन सा नियम शिविर पत्राचार को संबोधित करता है? 17th की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे ए आ जाएगी। रूल नंबर 56 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। और यहाँ पे आपके पास 56 ए दे रखा है। इसमें क्या जाते हैं? लेट लेटर्स या टू लेट लेटर्स आ जाते हैं। 57 में क्या आ जाते हैं? मिस सेंट या फिर मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स आ जाते हैं। 57 ए में कौन सा आ जाएगा? ट्रायल कार्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग मेथड ऑफ एड्रेस ऑन द आर्टिकल टू बी डिलीवर्ड इन अर्बन एरिया एज पर क्लोज नंबर 26(1) ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 26(1) के अनुसार नगरीय क्षेत्र में वितरित की जाने वाली वस्तुओं पर पते की विधि के संबंध में सही क्रम जो है वो क्या आ जाएगा? तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एड्रेस ही लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता का नाम लिखा जाता है। यानी कि इस सीक्वेंस में सबसे पहले फर्स्ट वाला ही आएगा। तो इसमें भी फर्स्ट वाला दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, यानी कि दोनों हो सकती हैं। आगे चलते हैं। सी ऑप्शन में भी दे रखी है और डी ऑप्शन में भी दे रखी है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कौन सी आएगी। अब नेम ऑफ एड्रेस ही के बाद कौन सी चीज़ आ जाती है? उसके बाद आता है प्रोफेशन इफ एनी। यदि उसका कोई पेशा है, क्योंकि अर्बन एरिया के लिए भेजा जा रहा है, क्या रूरल एरिया के लिए भेजा जाता है, तो रूरल एरिया में क्या रहता है? पहले नेम ऑफ एड्रेस ही आ जाता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम या हस्बैंड का नाम आता है। लेकिन वो अर्बन एरिया के लिए भेजा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसका नाम, फिर उसके बाद उसका प्रोफेशन लिखा जाता है। अब यहाँ पे ए वाली ऑप्शन में भी थर्ड वाला पॉइंट है, बी वाली ऑप्शन में भी यहाँ पे सेकंड पे थर्ड वाला पॉइंट दे रखा है। सी और डी में नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आने वाली। आगे चलते हैं 18 में। उसके बाद कौन सी चीज़ आ जाती है? उसके बाद
बाद आता है नंबर एंड और नेम ऑफ हाउस एंड नेम ऑफ स्ट्रीट और रोड, उसके घर का नाम या नंबर कोई है या उसके कोई भी जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे कोई सड़क या फिर गली का कोई नाम है तो वो चीज़ आ जाएगी। तो आगे इसमें कौन सा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4th नंबर वाला आ जाएगा। तो इसमें दे रखा है, इसमें 5वें वाला दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला देखिए नेम ऑफ लोकेलिटी और मोहल्ला आ सकता है। उसके बाद 5वें नंबर वाला पोस्ट बॉक्स, अगर उसने कोई किराए पर ले रखा है उसका नंबर आ सकता है। आगे चलते हैं नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन कोड। तो इस तरह से आप इसको निकाल के, ठीक है, जो ऑप्शन नहीं है वो उनको निकाल लेंगे तो आपके पास जो सही आंसर है वो निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। तो इसमें आपने देख लेना है रूरल एरिया में किस तरह से सीक्वेंस रहती है और अर्बन एरिया में क्या सीक्वेंस रहती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए। तो जब भी फॉरेन कंट्री के लिए कोई आर्टिकल भेजा जाता है उसके ऊपर एड्रेस रोमन लेटर्स अरबिक फिगर्स में लिखा जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिस क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का कौन सा क्लोज डाक टिकट लगाने के तरीके से संबंधित है। तो डाक टिकट किसी भी आर्टिकल के ऊपर किस तरह से लगाए जाने चाहिए इस चीज के बारे में पीओ गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज में दे रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 23 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में इस चीज के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, which type of articles addressed to renter of post box is not delivered through post box। पोस्ट बॉक्स के किराएदार को संबोधित किस प्रकार के लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित। अब मान लीजिए कोई भी फर्म है उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है तो उस फर्म के जितने भी वैध कर्मी होते हैं उन वैध कर्मियों के डाक लेख भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट्स ऑफ द रेंटर, परिवार के सदस्यों और किराएदार के अतिथियों को संबोधित लेखों का वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आप पोस्ट बॉक्स जो है किराए पर लेते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों के जो डाक लेख होंगे उनका वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद द रेंटर, आकस्मिक आगंतुकों और किराएदार के साथ रहने वाले वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को संबोधित लेखों का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। इनसफिशिएंट पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपर्याप्त भुगतान वाले अपंजीकृत लेखों का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। ठीक है, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेखों का वितरण किया जाता है, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन टर्म ऑफ पीएलआई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पीएलआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट द एंडोमेंट पॉलिसी आफ्टर 3 years, बंदोबस्त पॉलिसी पर 3 वर्ष के बाद ऋण जो है वो उपलब्ध होगा। लोन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी के संबंध में ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस क्या होती है, इसमें आपको समय समय पर रिटर्न्स दी जाती हैं। तो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, सेकंड ओनली करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट या फिर दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। सबसे पहले एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें जिसका संतोष नाम होता है प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी, आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो इसमें लोन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद, सरेंडर की फैसिलिटी भी आपको 3 साल के बाद मिल जाती है। ध्यान रखना एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी में, कि चिल्ड्रन पॉलिसी में आपको ना तो लोन मिलेगा ना ही सरेंडर वाली फैसिलिटी मिलती है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दी पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू, डाक घरों के सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे किसके संबंध में तय किए जाते हैं। लोकल कन्वीनियंस, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल्स, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। तो किसी भी डाकघर के जो सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे होते हैं, लोकल कन्वीनियंस और डाक के आगमन और उसके प्रस्थान के समय, यानी कि डाक कब आती है और कब उसको प्रेषित किया जाता है, इन तीनों चीजों के संबंध में उनको तय किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही
सही है। अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड इज कॉल्ड एज ट्रांजिट मेल ऑफिस। आरएमएस की एक शाखा जहाँ पे बंद थैले प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं उसे पारवहन डाक कार्यालय कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नोट डन इन दी ट्रांजिट मेल ऑफिस। पारवहन डाक कार्यालय में पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पारवहन डाक कार्यालय जो ये क्या करता है, बंद थैलों को प्राप्त करता है और उनका प्रेषण करता है, लेकिन इस यूनिट में पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। A post office or sorting office or section which exchanges mails with offices in foreign countries is known as। एक डाक घर या छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस कहेंगे, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा कार्यालय जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करे उसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय कार्यालय कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना वो डाक घर हो सकता है, वो छंटाई कार्यालय हो सकता है, वो अनुभाग भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। पार्सल डायरेक्टोरेट इज हेडेड बाई। पार्सल निदेशालय के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, चीफ जर्नल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। स्टैम्प्स कैन नॉट बी सोल्ड थ्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग चैनल्स। निम्नलिखित में से किस चैनल के माध्यम से टिकटों की बिक्री नहीं की जा सकती है। पोस्टमैन, फ्लैट लीक ब्यूरो, काउंटर्स या फिर MPKV बाई एजेंट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, इसके माध्यम से नहीं की जाएगी। डाकिया कर सकता है, फ्लैट लीक ब्यूरो और काउंटर के ऊपर तो किया ही जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम इज प्रोहिबिटेड टू बी सेंट बाई मेल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में डाक के माध्यम से भेजने के लिए प्रतिबंधित है। ऑप्शन है आपके पास टीवी स्पूटम, ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम जिसे कहा जाता है, प्लेग कल्चर, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या फिर गोल्ड बुलियन वर्थ ₹50,000। अब देखो इसमें कोई भी आंसर फिलहाल सही नहीं है क्योंकि टीवी स्पूटम को भेजा जा सकता है, प्लेग कल्चर भेजा जा सकता है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को भी भेजा जा सकता है, और गोल्ड कॉइन अभी 50,000 रुपये तक के आप भेज सकते हैं क्योंकि पहले ये लिमिट 20,000 हुआ करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होनी थी। लेकिन अभी जो लिमिट है वो कितनी है, 1 लाख रुपये, और ये अपडेटेड हो चुकी है। एग्जाम में अगर आपको 1 लाख ना देखने को मिले, 20,000 देखने को मिले, आप उसको करेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो 50,000 आपका सही है, लेकिन अभी जो है ये लिमिट बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। स्टैम्प्स फिक्स्ड टू लेटर और पैकेट मस्ट बी कंप्लीटली एडहेरेंट इटसेल्फ। पत्र या पैकेट पर जो भी आप डाक टिकट लगाएंगे वो इसके साथ बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए। स्टैम्प्स में भी अफिक्स्ड टू एनी पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट्स। टिकट जो है वो सामग्री के किसी भी हिस्से पर लगाए जा सकते हैं, गलत है, नहीं लगा सकते हैं। स्टैम्प्स में भी अफिक्स्ड टू एनी लेवल और अदर डिवाइस टाइड और अटैच्ड टू दी आर्टिकल। टिकटों को किसी भी लेवल के साथ या लेवल से बंधी या जुड़ी किसी अन्य डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता। तो जो भी डाक टिकट किसी भी पत्र या पैकेट के ऊपर लगाए जाएंगे वो बिल्कुल उसके साथ चिपके हुए होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास 29 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेल ऑफिसेज आर दी रेलवे मेल सर्विस। डाक कार्यालय रेलवे डाक सेवा के कैसे कार्यालय होते हैं। ट्रैवलिंग ऑफिसेज, स्टेशनरी ऑफिसेज, सुपरिटेंडेंट ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, स्टेशनरी ऑफिसेज होते हैं, स्थिर कार्यालय होते हैं। अब मेल ऑफिस जो होते हैं आपके स्थिर कार्यालय हो जाएंगे क्योंकि आरएमएस जो है रेलवे मेल सर्विस है, इसमें 2 तरह के कार्यालय होते हैं। एक होते हैं स्टेशनरी जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जैसे मेल ऑफिस है, रिकॉर्ड ऑफिस है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस है, ये सभी कौन से हो जाएंगे, स्टेशनरी ऑफिसेज, स्थिर कार्यालय। एक होते हैं ट्रैवलिंग ऑफिसेज, जैसे आपके पास ट्रांजिट सेक्शंस आ जाएंगे, क्या इस तरह के जो कार्यालय होते हैं तो उनको कहेंगे ट्रैवलिंग ऑफिसेज। तो ध्यान रखना 2 तरह के कार्यालय होते हैं, एक ट्रैवलिंग ऑफिसेज, दूसरे होते हैं स्टेशनरी ऑफिसेज। अगला क्वेश्चन चलते हैं जीके वाला। एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ। नैतिकता की शुद्धता जो किससे संबंधित है, कंडक्ट से, आचरण से। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। सती वाज अबॉलिश्ड इन द ईयर। सती प्रथा जो थी उसका अंत जो है वो किस वर्ष में किया गया, 1829 में। 32 की से ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस इन द ईयर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल का विभाजन जो है वो किस वर्ष में हुआ था? 1905 में हुआ था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2, ठीक है, K2 सी ऑप्शन क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। आगे चलते हैं। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है भारत के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। वेयर वाज द वेन्यू ऑफ भारत ड्रोन महोत्सव 2022, भारत ड्रोन महोत्सव का स्थान कहाँ पे था? मतलब कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई या कहाँ पे इसको मनाया गया? न्यू दिल्ली में। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बीच अमंग दी फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश दी अनटचेबिलिटी, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास। मलखम इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया, मलखम भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है जीके का। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। पोस्टमैन के लिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सबसे पहले, इफ द एड्रेसी रिफ्यूजेस टू साइन ऑन एक्नॉलेजमेंट बट मेयरली साइन द रिसिप्ट, the article should be delivered and remark regarding refusal should be written on the acknowledgement। यदि प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है लेकिन केवल रसीदों पर हस्ताक्षर करता है तो वस्तुओं को वितरित किया जाना चाहिए और पावती पर अस्वीकृति के बारे में टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है, उसके लिए जब उसका वितरण किया जाएगा रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और साथ में उसके अगर एक्नॉलेजमेंट भी लगी हुई है तो डाकिया जब उस वस्तु का वितरण करने के लिए जाता है, प्राप्तकर्ता रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तब भी उस डाक वस्तु का वितरण उस प्राप्तकर्ता को किया जाएगा। रिसिप्ट के ऊपर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर रिमार्क लिखा जाएगा रिफ्यूजल के संबंध में कि उसने सिग्नेचर करने से इनकार किया है और उसको पोस्ट मास्टर के द्वारा अटेस्टेड करवाने के बाद सेंडर को भेज दिया जाएगा। All receipts and acknowledgements must be made over to the responsible assistant concerned on the return of the postman टू दी पोस्ट ऑफिस। डाकिया को डाकघर लौटने पर सभी रसीदें और पावती संबंधित जिम्मेदार सहायक को सौंप देनी चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट आ जाएंगी। ये ऑप्शन जो है इसकी सही हो जाएगी। तो जब भी डाकिया जैसे मान लीजिए वो क्या करता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का वितरण करेगा तो उसके संबंध में जो भी रसीदें और एक्नॉलेजमेंट होंगी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट को सौंपेगा। मनी ऑर्डर के बारे में जो भी मनी ऑर्डर रहेंगे उनकी जो भी एक्नॉलेजमेंट रहेंगी उनके लिए वो क्या करेगा, एमओ असिस्टेंट जो होगा उसको सारी वापस आके सौंपेगा। इस तरह से रहता है। जो कैश रहेगा वो ट्रेजरी में आके डिपॉजिट करेगा। आगे चलते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों से सही कथन ज्ञात कीजिए। हेड पोस्टमैन मे बी रिक्वायर्ड टू टेक आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल्स दैट हैव बीन एंट्रस्टेड बाय अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड। मुख्य डाकिया या प्रधान डाकिया को उन वस्तुओं को वितरित करने के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है जो अन्य डाकियों द्वारा लावारिस या अस्वीकृत के रूप में वापस लाई जाती हैं। अब जब भी डाकिया कोई भी वितरित करने के लिए किसी डाक वस्तु को गश्त में लेके जाता है और फिर उस डाक वस्तु को वापस डाकघर में लेके आ जाता है कि इसका वितरण जो है वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अनक्लेम्ड है, इसके प्राप्तकर्ता के बारे में पता नहीं चला या रिफ्यूज्ड के रूप में कि प्राप्तकर्ता ने इसको लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में अन्य डाकिये जो भी इस तरह के लेखों को वापस डाकघर में लेके आते हैं, प्रधान डाकिये को ये वाली वस्तुएं फिर से वितरित करने के लिए सौंपी जाती हैं। फिर से वो उनका वितरण करने के लिए उनकी गश्त में लेके जाता है और वो कोशिश करता है कि उन लेखों का वितरण हो जाए।
हेड पोस्टमैन मे टेक अप वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन हु मे बी टेम्परेरली एब्सेंट। प्रधान डाकिया अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले किसी भी डाकिए का काम संभाल सकता है। मान लीजिए कोई भी डाकिया है वो कहीं पे छुट्टी पे चला गया या वो एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जगह पे प्रधान डाकिए को काम करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हैं। सेकंड की सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। नेम ऑफ द फॉरम यूज्ड फॉर बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड। वितरित की गई सूचनाओं और नोटिसों की पुस्तक का रख रखाव किस प्रपत्र पर किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, RP 53 के ऊपर किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट विटनेस is required while delivering the insured articles to illiterate person। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के अनुसार अगर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को बीमित वस्तु वितरित की जाती है, वितरण के समय निवासी गवाह के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन डिफाइंड इन रूल 89 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। ग्राम डाकिया के कर्तव्यों को पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के नियम 89 में परिभाषित किया गया। प्रेजेंट में ये वाला गलत हो जाएगा, पहले ये ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि अभी आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 3 है, उसमें अपडेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग रूल जो है वो भी चेंज हो गए हैं। तो फोर्थ की से ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगी। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड वाली गलत है। नए वाले जो रूल नंबर है वो आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Which clause of Post Office Guide Part 1 deals with the refusal of articles? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कौन सा क्लोज लेखों के इनकार के संबंध में दिया गया है? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। तो लेखों को लेने से इनकार करना, इस चीज के बारे में पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 50 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर और पार्सल मेल इज डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी, his seal or other mark should be taken in the receipt and acknowledgement and attested by the। यदि पत्र या पार्सल डाक का पंजीकृत लेख किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को दिया जाता है तो उसकी मोहर या अन्य निशान रसीद और पावती पर लिया जाएगा और किसके द्वारा उसको सत्यापित किया जाएगा? गार्डियन, पोस्टमैन, एनी विटनेस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने ऊपर किया कि इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसके लिए निवासी गवाह के हस्ताक्षर या उसकी अटेस्टेशन कंपल्सरी है। उसी तरह से अगर पंजीकृत वस्तु है, चाहे वो पत्र डाक की है चाहे वो पार्सल डाक की है, अगर वो किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को दी जाती है, क्योंकि इस रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए लेकिन अनपढ़ व्यक्ति अब रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर नहीं सकता है, तो रसीद के ऊपर उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा या उसने कोई भी मोहर या अन्य सील बनवा रखी है तो उसकी मोहर या सील का इंप्रेशन उस रिसिप्ट के ऊपर लिया जाएगा और डाकिया के द्वारा स्वयं उसको सत्यापित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्टेशनरी रेट लिस्ट इशूड बाय shows the quantity or number of the articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in the division is। तो किसके द्वारा जारी स्टेशनरी दर सूची मंडल के प्रत्येक अनुभाग और डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की वस्तुओं की मात्रा या संख्या को दर्शाती है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ASRM, SRM या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, SRM, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस के द्वारा स्टेशनरी दर सूची जो अब वो जारी की जाती है। स्टेशनरी दर सूची जो होती है इसमें होता क्या है? मंडल में जितने भी अनुभाग होते हैं, मंडल में जितने भी डाक कार्यालय होते हैं, उनके प्रत्येक सेट को स्टेशनरी के कितने लेख प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कितनी मात्रा में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इस चीज़ के बारे में स्टेशनरी दर सूची में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्टैम्प इज सप्लाइड टू मेल ऑफिस और सेक्शन विच डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस। तो स्टैंप की आपूर्ति डाक कार्यालय अनुभाग को की जाती है जो लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित होते हैं। डेट, नेम, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड या फिर रजिस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली जो मोहर होती है उन डाक कार्यालय अनुभागों को दी जाती है जिनका संबंध लेटर बॉक्स क्लियरेंस से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन करेक्ट है? ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट। ट्रांजिट बैग जो पारबंद थैले होते हैं हमेशा प्रधान छंटाई सहायक, प्रधान मेल गार्ड या मेल एजेंट की उपस्थिति और सीधे पर्यवेक्षण के तहत बंद और सील किए जाने चाहिए।
मैंने ट्रांजिट बैग इज टू बी मेड अप, जब भी पारवन थैला जो है बनाया जाना हो तो क्या किया जाएगा, बैग्स जितने भी होते हैं ड्यू या अनयूजुअल जिनको प्रेषित किया जाना है उनको चेक किया जाएगा मेल लिस्ट में जो भी एंट्रीज होती हैं उनके साथ। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इफ द ट्रिप इज एंडेड एट स्टेशन द मेल एजेंट और मेल गार्ड मेक ओवर द मेल्स फॉर टू द ऑफिशियल इंचार्ज अलोंग विद सेक्शनल मेल लिस्ट। यदि फेरा जो है वो कहाँ पे समाप्त होना है, चेंजिंग स्टेशन के ऊपर, बदली स्टेशन के ऊपर कोई भी फेरा अगर किसी भी अनुभाग के सेट का समाप्त होता है तो मेल एजेंट या मेल गार्ड क्या करता है, अनुभागीय मेल सूची के साथ साथ आधिकारिक प्रभारी को क्या करता है, कौन से रिसीविंग सेट के जो भी होंगे आधिकारिक प्रभारी उनको ये सारी चीजें सौंप देता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Duties and responsibilities of mail agent are mentioned in the Rule of Postal Manual Volume 7. मेल एजेंट या मेल गार्ड के जो कर्तव्य हैं और उसके उत्तरदायित्व हैं उनका उल्लेख पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के किस नियम में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, रूल नंबर 105 में पहले कुछ और था, उसके बाद आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो अपडेट हुआ उसके बाद ये चेंज हो गया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच बुक मस्ट बी केप्ट विद द पोस्टमैन इफ द पोस्टमैन बीट एक्सटेंड्स बियॉन्ड सिंगल टाउन और विलेज इन एडिशन टू पोस्टमैन बुक। यदि किसी डाकिये की गश्त एक गांव या शहर से आगे तक फैली हुई हो तो उसे डाकिया की किताब के अलावा कौन सी किताब रखनी चाहिए, पोस्टमैन बुक, विलेज पोस्टमैन्स विजिट बुक, एसपीएम रिसिप्ट बुक या फिर इंस्ट्रक्शंस बुक। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसे विलेज पोस्टमैन विजिट बुक का रख रखाव ही करना होगा। यदि किसी डाकिये की गश्त एक गांव से या एक शहर से ज़्यादा, मतलब एक गांव की बजाय 2 गांव में फैली हुई है या फिर ज़्यादा शहरों में फैली हुई है तो ऐसी कंडीशन में उसे पोस्टमैन बुक तो रखनी होगी, साथ में विलेज पोस्टमैन विजिट बुक का रख रखाव ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू माइनर्स मेंशन्ड इन रूल नंबर ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। ठीक है, नाबालिगों को संबोधित बीमाकृत वस्तुओं का वितरण डाक मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के किस नियम में किया गया, तो कौन से नियम है, रूल नंबर 99 में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, the account with reference to electronic money order returned amount between the postman, the treasurer and the EMO assistant must be adjusted। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर से संबंधित लेखा डाकिया कोषाध्यक्ष तथा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो सहायक होता है उसके बीच वापसी लेखा को कब समायोजित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बिफोर द क्लोज ऑफ द पोस्ट ऑफिस अकाउंट फॉर द डे। दिन के लिए डाकघर लेखा बंद होने से पहले किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन वी ऑर्डर बिकम obsolete or cancelled or amended, the remark cancelled or amended by B order should be written under signature in the case of B order। अब जब भी कोई B आदेश जो जारी किया जाता है, जब भी वो B आदेश जारी किया हुआ कैंसिल करना हो, उसमें कोई भी अमेंडमेंट करनी है, संशोधन करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसको चेंज करना। जैसे पुराने जो B ऑर्डर लिखे होते हैं वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, इस तरह से मार्क किया जाता है, उसकी जगह पे लिखा जाता है नया B ऑर्डर कौन सा है और उसको किसके हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित किया जाता है। करेक्ट आंसर 15 का आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर। As per postal manual volume 6 part 3, the postman should note, डाक नियमावली खंड 6 भाग 3 के अनुसार डाकिया को नहीं होना चाहिए डेविएट फ्रॉम बीट, उसकी गश्त से बाहर उसे नहीं जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टाइजमेंट्स एंड हैंडबिल्स, विज्ञापन और हैंडबिल वितरित करना, एम्प्लॉय अनऑथराइज्ड पर्सन टू डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एंट्रस्टेड टू हिम या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। ये सभी वस्तुएं डाकिये को करने से मना की जाती हैं। सबसे पहले उसको अपनी गश्त से बाहर नहीं जाना चाहिए, जनता के सदस्यों की ओर से कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर बिल्स वगैरह का वितरण नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, डाकिया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपनी जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को वितरण के काम पे लगा रहा है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू मेरी जगह पे वितरण का काम कर दे। तो डाकिया ऐसा भी नहीं करेगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है डाकिये को 30 से 35 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती है, अब उसकी जगह पे वितरण का काम कोई तो 10,000 रुपए पे भी कर लेगा, तो यहाँ पे डाकिया तो घर पे बैठ के मजे कर सकता है ना, तो इस तरह से उसको मना किया जाता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, M42 एंड M43 आर रिलेटेड टू, M42 और M43 जो हम वो किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, मेल एब्स्ट्रैक्ट से, डाक सार से।
एन आर्टिकल शुड बी रिडायरेक्टेड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू, एक लेख को एक डाकघर से किसके लिए पुनः निर्देशित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, अनदर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए। क्या जब भी किसी आर्टिकल की पुनः निर्देशन किया जाता है तो एक वितरण डाकघर से दूसरे किसी वितरण डाकघर के लिए ही किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ पे फीस फॉर रिडायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, अगर प्राप्तकर्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के पुनः निर्देशन के संबंध में, तो इसके लिए लिया जाने वाला शुल्क क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के पुनः निर्देशन के लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Application in respect of insured articles addressed to deceased person containing valuable property should be addressed to, मृत व्यक्तियों को संबोधित मूल्यवान संपत्ति वाले बीमित लेखों के लिए आवेदन जो वो किसे संबोधित किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, हेड ऑफ सर्कल को किया जाना चाहिए। तो किसी भी मृत व्यक्ति को संबोधित अगर कोई भी डाक वस्तु है तो उसके लिए कंडीशंस हैं कि पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है उस डाक वस्तु का वितरण उस मृत व्यक्ति के किसी निकट संबंधी को करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि लेख में कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो लेख बीमित नहीं होना चाहिए, कोई प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट की संभावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल में वैल्यूएबल कोई प्रॉपर्टी है, कीमती कुछ में सामान है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए आवेदन जो अब हेड ऑफ सर्कल को किया जाएगा, सीपीएमजी को किया जाएगा, उसके निर्णय के अनुसार ही उस डाक वस्तु का निपटान किया जाएगा। व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू व्हेन पेई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज नॉट एट हेडक्वार्टर्स, एक डाकिया को क्या करना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए प्राप्तकर्ता पते पर ना हो? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, रिटर्न टू ट्रेजरी। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, जब डाकिया जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए जाएगा लेकिन प्राप्तकर्ता उसका नहीं मिलता, तो जो भी पैसे उसको दिए गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पोर्टफोलियो रिमेन्स इन दी कस्टडी ऑफ, पोर्टफोलियो जो वो किसकी हिरासत में रहता है? मेल वैन ड्राइवर, मेल गार्ड, एनएसएच मैनेजर या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो पोर्टफोलियो होता है वो मेल गार्ड या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभिरक्षा में रहता है। तो 22 की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, डेली रिपोर्ट फॉर मेल ऑफिस और सॉर्टिंग सेट इज प्रिपेयर्ड बाई, डाक कार्यालय या छंटाई सेट के लिए जो दैनिक रिपोर्ट होती है किसके द्वारा उसे तैयार किया जाता है? तो दैनिक रिपोर्ट जो होती है उसको प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। एक्सचेंज ऑफ मेल्स इज डन एट एज पर विच लिस्ट, डाक का आदान प्रदान किस सूची के अनुसार किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ड्यू मेल लिस्ट के अनुसार किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, रीडायरेक्शन फीस दैट वुड बी चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल्स एड्रेस्ड टू ट्रूप विद इन इंडिया इज, पुनः निर्देशन शुल्क जो भारत में सैनिकों को संबोधित अंतर्देशीय पार्सल के पुनः निर्देशन के संबंध में लिया जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जैसे तो इनलैंड पार्सल जो होते हैं जब भी उनका पुनः निर्देशन किया जाता है तो हाफ दी प्रीपेड रेट आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो पार्सल सैनिकों को संबोधित है तो उसके लिए कोई भी रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास तेलंगाना सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।